हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड बताया था। आज उसी सीक्वेंस में केमिकल बॉन्डिंग से मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो है फजान्स रूल। फजान्स रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th-12th बीएससी नीट आईआईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फजान्स रूल किस लिए है और क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इस रूल को एक्सप्लेन करते हैं, तो उन्हीं को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फजान्स रूल, पहली बात तो ये है कि ये किस चीज़ के लिए है, क्यों हम इस रूल को पढ़ते हैं। तो ये जो है ये आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड में जो कोवलेंट करेक्टर आ जाता है उसी को एक्सप्लेन करता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन से बनता है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है कैटायन से एनायन की तरफ। और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज यहाँ पे बनते हैं, तो ये एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन कभी कभी इनमें क्या देखा जाता है, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं कि वो प्योरली आयनिक ना हो करके उनमें कुछ कंपाउंड जो हैं वो कोवलेंट करेक्टर को शो करने लगते हैं। होना तो उन्हें आयनिक चाहिए था, लेकिन उनमें कुछ कोवलेंट करेक्टर आ जाते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है वो पार्शियल कोवलेंट करेक्टर को शो करने लगते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट करेक्टर को मेजर करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए हम फजान्स रूल को यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब यहाँ पे फजान्स रूल जो है वो क्वांटिटेटिव तो है नहीं, यानी कि ये कोई फिक्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो बताएगा नहीं कि कितना कोवलेंट करेक्टर आयनिक बॉन्ड में आया है, लेकिन उसको कंपैरिजन के बेस पे कि कितना किससे कौन ज़्यादा होगा कोवलेंट करेक्टर में या कौन किससे कितना कम होगा कोवलेंट करेक्टर में आयनिक कंपाउंड, उसको क्वालिटेटिवली क्या करता है, मेजर करता है। सेवरल आयनिक कंपाउंड्स पजेस पार्शियल कोवलेंट करेक्टर। बहुत सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड हैं। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है, पार्शियल कोवलेंट करेक्टर होता है एंड रिजेंबल मोर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। वो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो करने की बजाय किसकी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की। तो उनके फीचर्स एकदम चेंज हो जाते हैं। उनको होना तो चाहिए था आयनिक, और आयनिक कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड हैं जो ऐसे टोटल प्रॉपर्टीज को या करेक्टरिस्टिक्स को शो करने की बजाय कोवलेंट करेक्टर को शो करने लगती है, जैसे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। तो इस तरीके के कोवलेंट करेक्टरिस्टिक्स को क्या करने लगते हैं, शो करने लगते हैं। देन आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड की बजाय वो किससे रिजेंबल करने लग जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड से इन देयर प्रॉपर्टीज। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि फजान्स रूल किस लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो प्योर आयनिक ना होकर के अपने में कुछ कोवलेंट करेक्टर की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं या कोवलेंट कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे फजान्स रूल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है LiCl। Li लिथियम जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये +1 चार्ज का होगा, और Cl क्लोराइड आयन है जो Cl निगेटिव होगा। तो कायदे से ये क्या होंगे, आयनिक होंगे। सो LiCl इज एन आयनिक कंपाउंड। LiCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव यानी कैटायन और एनायन से मिलके बन रहा है। बट इट इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देन इन वाटर। लेकिन जो आयनिक होते हैं, हमने कहा कि वो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर में डिजोल्व होते हैं। लेकिन LiCl आयनिक कंपाउंड होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ना कि वाटर में। यानी कि किसकी रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, ये कोवलेंट कंपाउंड की, ये कोवलेंट कंपाउंड से रिजेंबल कर रहा है, ना कि आयनिक कंपाउंड से, जबकि है क्या, आयनिक।
तो इसमें क्या आ गया, पार्शियल कोवलेंट करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी, कोवलेंट कंपाउंड्स की तरह होगी। सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस होता है जब कॉपर पे +1 चार्ज होता है, और क्यूप्रिक होता है जब +2 चार्ज होता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl बिहेव मोर एज अ कोवलेंट कंपाउंड देन एन आयनिक कंपाउंड। तो क्यूप्रस क्लोराइड भी किसकी तरह बिहेव करता है, कोवलेंट कंपाउंड की तरह, जबकि है क्या, आयनिक। ये है तो एक आयनिक कंपाउंड CuCl, तो इसको आयनिक करेक्टर शो करने थे, लेकिन ये पार्शियल कोवलेंट करेक्टर की वजह से आयनिक कंपाउंड से प्रॉपर्टी न शो करके कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसी को कहते हैं कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब हम ये तो कह रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर होता है, जिसको फजांस रूल क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये कोवलेंट करेक्टर को हम कैसे वेल एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे हम समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर क्यों आता है और कैसे आता है। इसका कॉज हम यहाँ पे देखेंगे। तो कॉज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिए हुए हैं, जिनको हम 1 by 1 यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ अ पार्शियल कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो हम इनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। उसमें फर्स्ट है पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन क्या है? तो किसी मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप होना ही पोलराइजेशन कहलाता है। तो इसको समझते हैं। When two oppositely charged ions approach each other closely, जब दो अपोजिट चार्ज आयन जो हैं एक दूसरे से क्लोजली अप्रोच करते हैं, जिसमें कैटायन होगा, एक एनायन होगा। तो कैटायन आपको पता है कि साइज में छोटा होता है, और एनायन साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। अब एनायन का केवल मैंने निगेटिव चार्ज दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस इसके सेंटर में होगा, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, गेन करने की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा लार्ज हो जाता है कंपेयर टू कैटायन। तो अगर दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कैटायन एंड एनायन जब क्लोजली अप्रोच करते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायन। तो उस समय क्या होता है, ये जो कैटायन है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एनायन के निगेटिव चार्ज को, यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट्स ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द कैटायन। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इसका मतलब जो एनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैटायन की ओर मूव करने लगेगी, ड्रिफ्ट होने लगेगी, किसकी ओर को, कैटायन की ओर को। एंड कॉजेज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द एनायन। इससे क्या होगा, एनायन का जो शेप था उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस तो अपनी जगह सेंटर पे रहेगा, लेकिन एनायन में न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे ही कम होता है, क्योंकि साइज इसका लार्ज होता है। जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैटायन की ओर जो अपनी अपनी जगह पे थे वो कैटायन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे डिस्टॉर्शन आ जाएगा किसमें, एनायन में, क्योंकि खींचने वाला तो कैटायन है, लेकिन खींच किसको रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को। तो डिस्टॉर्शन भी किस में आएगा, एनायन में आएगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। इसका मैंने रिजल्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये कैटायन है, ये एनायन है, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या रिजल्ट होगा, कैटायन अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी ओर आ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इधर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर मूव कर गए तो यहाँ कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। अब ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, ये एनायन की पहली पोजीशन है, उसका पहला शेप है। लेकिन जब कैटायन ने उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट किया, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो निगेटिव इसकी क्लोज में आ जाएगा। और इस तरीके से जो ये एटम है, ये अपने राउंड शेप से एक इलिप्टिकल शेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, जिससे एनायन अपनी प्रीवियस या अपनी फर्स्ट पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और अपने शेप को चेंज कर लेगा। तो जो मैंने डार्क लाइन से शो किया है, डार्क सर्कल से, वो पोलराइज्ड एनायन है, क्योंकि यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन, यानी कि मॉलिक्यूल में दो अपोजिट चार्ज डेवलप हो गए।
और जो डॉटेड लाइन से शो किया है ये है अनपोलराइज्ड एनायन। ये पहले की कंडीशन को दिखा रहा है कि पहले ये किस शेप में था। तो ये पहले राउंड था, तो यहाँ भी हमने इसको राउंड से शो किया है। लेकिन जब डिस्टॉर्शन हुआ, इसने इसको अट्रैक्ट किया, तो इसका शेप इलिप्टिकल शेप हो गया और ये इसकी तरफ क्या हो गए, क्लोजली मूव हो गए। तो इसको पोलराइज्ड एनायन कहेंगे। कैटायन एज सच ऐसे ही रहेगा। कैटायन की एबिलिटी है एनायन पे एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, अट्रैक्ट करने की, जिससे ये एनायन का डिस्टॉर्शन कर देता है। तो कुछ पावर यहाँ पे कैटायन की है एनायन को या एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और कुछ पावर यहाँ पे एनायन की है जो कि इजिली इलेक्ट्रॉन को अपने शिफ्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट एंड सेकेंड टर्म है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की होती है। अब हमारे पास आयनिक कंपाउंड में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो कैटायन की जो पावर होती है उसको इंडिकेट करते हैं पोलराइजिंग पावर से, और एनायन की जो कैपेसिटी होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं पोलराइजेबिलिटी से। तो यहाँ पे फिर से दो टर्म आ रहे हैं, पोलराइजेबिलिटी एंड कैटायन की क्या होगी, पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। कि कैटायन में कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने की, तो उसकी वो जो कैपेसिटी है खींचने की, उसी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। क्योंकि जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस उतना स्ट्रांग होगा और उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टॉर्ट करने में। तो पोलराइजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, जितना कैटायन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी। अब ये एनायन की पावर है कि एनायन में भी तो डिस्टॉर्ट होने की पावर है या नहीं है। अगर एनायन छोटे साइज का होगा तो उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होगा, जिससे वो अपने आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से डिस्टॉर्ट नहीं होने देगा। तो क्या जरूरी है, एनायन का लार्ज साइज का होना। तो लार्ज साइज अगर एनायन होगा तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी पोलराइज होने की। So, the tendency of the anion to get polarized is called its polarizability। कि एनायन की वो टेंडेंसी कि वो कितनी जल्दी पोलराइज होता है, उसी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। जितना बड़ा साइज होगा, यानी कि न्यूक्लियस के जितना दूर होगा, उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज इस पे कम लगेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इसके सराउंडिंग में होगा, ये इजिली क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल साइज एनायन है तो इसका न्यूक्लियस क्लोज होगा, तो इसके अट्रैक्शन में इसके आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो बाहर से कैटायन आ रहा है वो इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इस कैटायन को इसके न्यूक्लियर फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये इतनी आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट नहीं कर पाएगा और इतनी आसानी से ये एनायन डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि एनायन जो है वो लार्ज साइज होना चाहिए, तभी उसकी टेंडेंसी होगी पोलराइज होने की। तो पोलराइजेबिलिटी किसी भी एनायन की टेंडेंसी को इंडिकेट करती है, उसकी कैपेबिलिटी को बताती है कि वो कितनी जल्दी पोलराइज होगा। तो ये तीन टर्म्स थे, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। तो ये आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब इसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे फजान्स रूल को। तो फजान्स रूल काफ़ी सिंपल रूल है जो ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के जो कैटायन और एनायंस हैं वो कितनी जल्दी पोलराइज होंगे, उनकी पोलराइजिंग पावर या उनकी पोलराइजेबिलिटी कितनी होगी। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में जो कोवलेंट करेक्टर आता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस पे। तो इसी को फजान्स रूल क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन एन आयनिक कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स कॉल्ड फजान्स रूल। पोलराइजेशन के एक्सटेंट को आयनिक कंपाउंड्स में बताने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सर्टेन रूल से दिए जाते हैं, उसी रूल को कहते हैं फजान्स रूल। द फैक्टर्स विच गवर्न द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन की एक्सटेंट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। फजान्स रूल उन फैक्टर्स की बात करता है जो पोलराइजेशन के एक्सटेंट को क्या करते हैं,
अफेक्ट करते हैं, उसी के उसी के करस्पॉन्डिंग जो रूल है वो फजांस रूल है। तो वो कौन से फैक्टर हैं, इन्हीं को फजांस रूल एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट है साइज ऑफ आयंस, कि पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली डिपेंड करती है साइज ऑफ आयंस पे। अब आयंस में दोनों टाइप के आयंस आएंगे, कैटायन भी आएगा और एनायन भी आएगा। तो फर्स्ट बात करते हैं कैटायन की। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन एन आयनिक कंपाउंड। फिर से वही बात आ गई कि जितना छोटा कैटायन होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ज़्यादा होगी, तो डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन भी वो एनायन का उतना ही ज़्यादा करेगा। तो क्या फैक्टर है जो इसको फेवर कर रहे हैं? स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनायन की अपनी ओर अट्रैक्ट करे और पोलराइजेशन की प्रोसेस को इजीली क्या करे, शो करे। अब बात आती है सेकेंड एनायन की। तो सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। अभी मैंने बताया कि जितना लार्जर साइज होगा एनायन का, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा दूर होंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, तो कैटायन इजिली इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस एनायन का डिस्टॉर्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है जैसे NaCl और LiCl में देखें, तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, हेलिना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो इसमें देखिए हमें दिया है NaCl और LiCl, तो कैटायन क्या है, Na और Li। तो Na और Li की पोजीशन देखें तो Li ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में Na की कंपेयर में। तो Na का जो साइज होगा वो ग्रेटर होगा किसकी कंपेयर में, Li की। तो कैटायन किसका छोटा है, Li का। अब ये तो कैटायन की बात थी, अब बात करते हैं एनायन की। तो इसमें भी Cl एनायन है, इसमें भी Cl एनायन है। तो दोनों में अगर एनायन सेम है तो किसका डिफरेंस आएगा, कैटायन का। तो किसका कैटायन छोटा है, क्या कह रहा है, कैटायन का क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। तो Na और Li में Li का साइज छोटा है, तो ये पोलराइजेशन को ज़्यादा फेवर करेगा और कोवलेंट करेक्टर को भी ज़्यादा क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो इसलिए LiCl की जो पोलराइजिंग पावर होगी वो ग्रेटर होगी कंपेयर टू NaCl। सेकेंड है Li, लिथियम आयोडाइड एंड लिथियम क्लोराइड। अब इसमें देखो कैटायन तो सेम है, लिथियम है, लेकिन एनायन अब की बार एक आयोडीन है, क्लोरीन है। तो अगर हेलोजन का ऑर्डर देखें, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब इसमें देखें हमें दिया है आयोडाइड और क्लोराइड, तो आयोडीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है, तो किसका साइज बड़ा होगा, ऑब्वियसली आयोडीन का। अब यहाँ फोकस कीजिए कि कैटायन तो सेम है, तो कैटायन में हम कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे, लेकिन एनायन डिफरेंस है। तो एनायन क्या होना चाहिए, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। तो एनायन किसका बड़ा है, आयोडीन का। तो आयोडीन बड़ा है तो इसलिए इनकी ग्रेटर क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी कंपेयर टू LiCl। सेकेंड पॉइंट है चार्ज ऑन आयंस। अब साइज हो गया आयंस का, अब चार्ज की बात करते हैं। भाई ऑब्वियसली जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कैटायन का एनायन की इलेक्ट्रॉन की ओर। तो चार्ज इंक्रीज करने पे पोलराइजेशन का रेट भी या पोलराइजेशन का एक्सटेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अ हायर चार्ज ऑन द आयंस फेवर्स पोलराइजेशन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। तो दोनों आयंस लिख दिया हमने यहाँ दोनों को शो करने के लिए। तो जितना ज़्यादा आयंस पे क्या होगा, चार्ज होगा कह रहा है, उतना ही ज़्यादा वो फेवर करेगा किसको, पोलराइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें एनायन तो सेम है लेकिन कैटायन डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब हम देखेंगे इनका चार्ज ना कि साइज। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, 13th ग्रुप का मेंबर है, और मैग्नीशियम पे +2 होता है, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो चार्ज होगा जो कितना होगा, +1। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस में है, एल्यूमिनियम में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर भी इसकी होगी। देन +2 MgCl2 पे,
और एंड देन NaCl पे जिसकी कितनी है +1। तो इस तरीके से हम पोलराइजिंग पावर या फिर एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, किसकी हेल्प से, कंपेयर करके। ये क्वांटिटेटिव, आपको ध्यान रखना है कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं बताता है फजांस रूल। ये तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा कि कितना परसेंट इसमें पोलराइजेबिलिटी है या कितना परसेंट ये कोवेलेंट करेक्टर शो कर रहा है। तो ऐसी कोई न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, केवल कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो वही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर को भी क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे AlCl3 की सबसे ज़्यादा होगी, देन MgCl2 एंड देन NaCl। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द केटायन। तो यहाँ पे आपको इस कन्फिग्रेशन को देखना है कि जिनके वैलेंस सेल में NH2 NP6 ND10 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, यानी कि आप काउंट कीजिए 10 + 6 16 + 2 18, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट में, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ज़्यादा यहाँ पे पोलराइजेशन को शो करेगा। जैसे अ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर्ड टू द केटायन हैविंग कन्फिग्रेशन ऑफ द टाइप NH2 NP6। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 and 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बजाय ये 18 इलेक्ट्रॉन वाले जिनके आउटर मोस्ट सेल होंगे वो मोर कोवेलेंट करेक्टर को या पोलराइजिंग पावर को क्या करेंगे, शो करेंगे। और जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा NH2 NP6 टाइप, उनकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो इनकी कंपेयर में 18 इलेक्ट्रॉन वालों की कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल है CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। अब पोलराइजिंग पावर का कोवेलेंट करेक्टर से क्या रिलेशन है कि भाई पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, उतनी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट होने की बजाय, आयनिक बॉन्ड बनाने की बजाय कोवेलेंट करेक्टर यानी कि शेयरिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और किसके रिजेम्बलेंस को शो करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। और सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह ही शो करने लगेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस Cu1+ एंड Cl नेगेटिव। तो ये ज़्यादा कोवेलेंट होता है, कह रहा है, NaCl की कंपेयर में। क्यों, क्योंकि Cu का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें कॉपर का तो वो होता है 3D10 4s1, ये होता है। लेकिन इस Cu पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से बाहर निकाल देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो केवल 3D कितना बचेगा, 10। तो ये मैंने इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो इस तरीके की ही तो कन्फिग्रेशन की बात कर रहा है। एन की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 4 5। तो NH2 NP6 ND10। तो इसी तरीके का इसमें कन्फिग्रेशन है। तो इसका मतलब ये मोर कोवेलेंट करेक्टर को या पोलराइजेबिलिटी के मोर एक्सटेंट को क्या करेगा, शो करेगा। जबकि NaCl के कैटायन को देखें, क्योंकि इनमें एनायन सेम है, क्लोरीन है, तो केवल कैटायन को कंपेयर करेंगे। तो इसका कैटायन है Na पॉजिटिव, तो Na का जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 2p6 3s1। लेकिन +1 चार्ज से ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो केवल 2p6 तक ही बचेगा। यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन जो है इसकी एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कम होती है कंपेयर टू 18 इलेक्ट्रॉन। CuCl की कोवलेंसी या फिर कोवलेंट करेक्टर जो होगा वो हाई होगा या मोर होगा कंपेयर टू NaCl। सेकेंड है AgCl इज मोर कोवलेंट देन KCl। यहाँ भी वही चीज है कि क्लोरीन दोनों में एनायन सेम है तो कैटायन को कंपेयर करेंगे। तो Ag+ का जो कन्फिग्रेशन होता है 4s2 4p6 4d10 होता है। और Ag का क्या होता है, Ag में 5s1 भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे Ag+ है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कहाँ से करेगा, 5s से करेगा। आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के 5s से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे बचेगा 4s2 4p6 4d10। ये 5s के एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और अगर KCl की बात करें तो पोटेशियम का होता है 3s2 3p6 4s1, लेकिन K पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4s1 से लूज होगा। तो यहाँ पे बचेगा 3s2 3p6। तो किसकी कोवेलेंट करेक्टर शो करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, AgCl की। तो AgCl की जो कोवेलेंट करेक्टर को जो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेबिलिटी होगी वो AgCl की ज़्यादा होगी कंपेयर टू
KCl, और इसकी कोवलेंट कैरेक्टर को शो करने की एबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होते हैं। अब इसका पोलराइजेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिक्रीजेज with increase in the value of dielectric constant of the medium। अगर सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका पोलराइजेशन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे हम अगर एक कोई पोलर सॉल्वेंट ले लें, सपोज वाटर ले लें, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर होने की वजह से बहुत हाई होता है। अब ये क्या काम करता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो वीक कर देता है केटायन और एनायन के अट्रैक्शन फोर्स को। भाई जिसके अट्रैक्शन से ये सारी प्रोसेस हो रही है, जब वो अट्रैक्शन ही वीक हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू की वजह से, तो अपने आप ही डिस्टॉर्शन भी एनायन का केटायन नहीं कर पाएगा। जब केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा तो कोवलेंट करेक्टर यानी कि शेयरिंग होने की चांस कम हो जाएंगी। वो प्योर आयनिक बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ना कि कोवलेंट करेक्टर को शो करेगा। ये है, तो अगर हम पोलर मीडियम लेंगे, पोलर सॉल्वेंट लेंगे, तो पोलराइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कोवलेंट करेक्टर भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। इससे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी और कोवलेंट करेक्टर की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फजान्स रूल के सारे फैक्टर्स थे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट रूल कम ही पूछा जाता है, ओनली बीएससी और 11th में पूछा जाता है रूल को एक्सप्लेन करने के लिए। बट नीट आईआईटी वगैरह में इस पे बेस्ड सीधा क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कंपेयर करने को दे देगा कि एजीसीएल एंड केसीएल में कौन ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर को शो करेगा, या किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरीके से कह देगा कि NaCl CuCl में कौन ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर को शो कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसका रीज़न पूछ लेगा। कैसा मीडियम होना चाहिए कभी वो पूछ लेगा। तो घुमा फिरा के ऐसे कई क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।